हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 12 की थर्ड यूनिट का सेकंड सेशन, दैट इज़ फेस रिकॉग्निशन एंड पाम रिकॉग्निशन। फेस रिकॉग्निशन और पाम रिकॉग्निशन एक ऐसी टेक्निक है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक है, जिसकी हेल्प से हम एम्प्लॉइज़ को ऑथेंटिकेट करते हैं या पर्सनस को ऑथेंटिकेट या आइडेंटिफाई करते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल एक एंटरप्रेन्योर है और राहुल ने अपनी एक फर्म स्टार्ट की बैंकिंग डोमेन के अंडर, और उसके पास इनिशियली एम्प्लॉइज़ हैं 50 एम्प्लॉइज़। और जैसे ही उसकी फर्म ने डिफरेंट बैंक के कॉन्फिडेंशियल डेटा के साथ डील करना स्टार्ट किया, तो राहुल किसी भी तरीके का डेटा सिक्योरिटी रिस्क नहीं चाहता है। तो उसको एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट है जो एम्प्लॉइज़ की अथेंटिकेशन करे, या फिर उसकी ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सन आए उन सभी की अथेंटिकेशन को करे, साथ ही साथ एम्प्लॉइज़ की अटेंडेंस को भी ऑटोमेटिकली मैनेज करे। तो इसके लिए जो राहुल को रिक्वायरमेंट थी अथेंटिकेशन सिस्टम, बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन सिस्टम की, वो उसको चाहिए एक ऐसा सिस्टम जो कंफर्टेबल भी हो, फास्ट भी हो, लेस एरर प्रोन हो, मीन्स उसके अंदर एरर भी कम आए, और हाइजीनिक भी हो। अगर वो पुरानी पंचिंग डिवाइस मशीन को यूज़ करता है, तो पुरानी पंचिंग डिवाइस जो कि हम काफ़ी टाइम से एक पंचिंग मशीन का यूज़ करते आ रहे हैं एम्प्लॉइज़ के अटेंडेंस को मार्क करने के लिए, थंब की हेल्प से पंच करते हैं या फिंगर की हेल्प से हम पंच करते हैं और एम्प्लॉइज़ की अटेंडेंस लग जाती है। तो ये जो हमारा पुराना पंचिंग डिवाइस फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन सिस्टम है हमारा, ये काफ़ी ओल्ड फैशन में बायोमेट्रिक फिंगर्स को स्टोर करता है, और एक टाइम कंज्यूमिंग भी टास्क है हमारी, और ये हाइजीनिक भी नहीं है। ठीक है, जैसे कोविड का टाइम है तो हम टच नहीं करना चाहते किसी डिवाइस को, तो उस टाइम पे भी ये हाइजीनिक नहीं है इतना। ठीक है, तो उसके लिए राहुल ने अपनी रिसर्च से राहुल को पता चला कि हम एक काफ़ी फास्ट और इजी टू यूज़ और हाइजीनिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, दैट इज़ फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। और इस फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे कि एप्पल, गूगल, फेसबुक, अमेज़ोन, ये वाली वेबसाइट्स या ये वाली जो कंपनीज़ है, ये भी इसको काफ़ी अच्छी लेवल पे यूज़ कर रही हैं फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को। और ये हमारी जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है वो ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी देता है। आप देखते हो कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को हम काफ़ी अच्छी लेवल पे यूज़ करते हैं, जैसे कि हम अपने मोबाइल फ़ोन में भी यूज़ करते हैं, एयरपोर्ट्स के अंदर भी इसका यूज़ होता है, हेल्थ सेक्टर के अंदर, सिक्योरिटी, कॉरपोरेट, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो हम काफ़ी अच्छे लेवल पे आजकल यूज़ करने लगे हैं फेस रिकॉग्निशन और पाम रिकॉग्निशन टेक्निक को। ये एक नई टेक्नोलॉजी है हमारी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम की। हम पंचिंग डिवाइस मशीन को काफ़ी टाइम से यूज़ भी करते आ रहे हैं, तो अब पंचिंग डिवाइस मशीन को रिप्लेस कर दिया गया है फेस रिकॉग्निशन और पाम रिकॉग्निशन टेक्निक के साथ काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन सिस्टम क्या होता है। बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन सिस्टम बेसिकली एक प्रोसेस होती है जिसकी हेल्प से एक पर्सन को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसकी बिहेवियल और फिजियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाता है या अथेंटिकेट किया जाता है, उसकी पहचान की जाती है ये पर्सन कौन है। तो बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन सिस्टम के अंदर मेजरली हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है दैट इज़ कैप्चरर, सेकेंड इज़ एक्सट्रैक्टर, थर्ड इज़ मैचर। कैप्चरर की हेल्प से पर्सन की या जो यूज़र है या जो एम्प्लॉय है उसकी बायोमेट्रिक सैंपल्स को कलेक्ट किया जाता है, कैप्चरर की हेल्प से कैप्चर किया जाता है उसके बायोमेट्रिक सैंपल को। एक्सट्रैक्टर की हेल्प से जो हमने बायोमेट्रिक सैंपल कैप्चर किया है, ओरिजिनल कैप्चर डेटा है, उसको कन्वर्ट किया जाता है एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में या स्पेसिफिक टेम्पलेट के अंदर, जिसे बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन सिस्टम ईजी से रिकॉग्नाइज कर पाता है, और इसको करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम को यूज़ किया जाता है। मैचर जो होता है हमारा, ये कंपोनेंट क्या करता है, जो बायोमेट्रिक डेटा हमने कैप्चर किया है उसको डेटाबेस में स्टोर्ड डेटा के साथ कैप्चर करता है और हमें रिजल्ट देता है कि अथेंटिकेशन सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई। तो जो हमारी एक्यूरेसी है बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन सिस्टम की, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी, वो बेसिकली हमारी किसके ऊपर डिपेंड करती है, कैप्चरर, एक्सट्रैक्टर और मैचर की क्वालिटी और एक्यूरेसी के ऊपर। बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन सिस्टम को यूज़ करना जितना ज़्यादा इजी है उतना ही ज़्यादा मुश्किल है इसको इम्प्लीमेंट करना और मेंटेन करके रखना। और बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन सिस्टम हमारा कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, मीन्स यहाँ पे कॉस्ट आपका बजट ज़्यादा लगता है। बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन सिस्टम के अंदर हम बेसिकली 3 स्टेप्स को यूज़ करते हैं, 3 प्राइमरी स्टेप्स होते हैं इसके अंदर। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, एनरोलमेंट, सेकेंड स्टोरेज एंड थर्ड इज़
कंपैरिजन। एनरोलमेंट में क्या किया जाता है, हर एक यूज़र की, हर एक एम्प्लॉई की सारी बायोमेट्रिक डेटा को पहले कलेक्ट किया जाता है, साथ ही साथ उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि उसका नेम, जेंडर, एज, इन डिटेल्स को यूज़र से कलेक्ट किया जाता है और उसका एनरोलमेंट किया जाता है। एनरोलमेंट करने के बाद यूज़र को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाता है। जैसे कि आप अपना आधार कार्ड बनवाने गए हो तो पहले आपकी सारी बायोमेट्रिक फ़ीचर्स को बायोमेट्रिक स्कैनर की हेल्प से स्कैन किया, पाम को, फिंगर्स को, आईज़ को, फेस को, तो सारी बायोमेट्रिक फ़ीचर्स को पहले क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। फिर आपसे आपकी डिटेल पूछी जाती है, आपका नेम क्या है, फादर नेम क्या है, एज क्या है, एड्रेस क्या है, एक फॉर्म में आप फिल करते हो, तो उन सभी डेटा को पहले क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है और आपका एनरोलमेंट कर दिया जाता है। एनरोलमेंट करते ही आपको क्या मिल जाता है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसके बाद क्या किया जाता है, जो आपका डेटा कलेक्ट किया गया है उसे एक सेफ स्टोरेज के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। और स्टोर करने के लिए या तो डेटाबेस का यूज़ किया जाता है या फाइल सिस्टम का या फिर स्मार्ट कार्ड का यूज़ किया जाता है। मीन्स जितनी भी यूज़र की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया गया, उन सभी इन्फॉर्मेशन को एक सेफ स्टोरेज के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। स्टोर करने के बाद थर्ड हमारा जो स्टेप है दैट इज़ कंपैरिजन। फिर उसके बाद आपका एनरोलमेंट हो गया, आपको एक अपना आईडी कार्ड भी मिल गया या आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल चुका है। फिर बाद में आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी ऐसी प्लेस को विजिट करते हो जहाँ पे बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन सिस्टम है, तो वहाँ पे आपका दोबारा से फिर रियल टाइम बायोमेट्रिक डाटा को कैप्चर किया जाता है और उस कैप्चर डाटा को डेटाबेस में स्टोर डाटा के साथ मैच किया जाता है। अगर डेटा मैच हो जाता है तो यूज़र की अथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाती है और अगर डेटा मैच नहीं होता है तो सक्सेसफुल नहीं होगी। तो कंपैरिजन बेसिकली हमारे दो तरह के होते हैं, 1 to 1 कंपैरिजन और 1 to मैनी कंपैरिजन, जिसको हम 1 to n या 1 to g भी बोल देते हैं। तो 1 to 1 कंपैरिजन को हम अथेंटिकेशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन की पहचान की जाती है, उसका कोई भी पर्सन होगा, एम्प्लॉय होगा, वो अपनी आइडेंटिटी बताएगा, मेरी ये आइडेंटिटी है, और उसकी आइडेंटिटी की हेल्प से उसी के डाटा के साथ उसके डाटा को मैच किया जाता है। मीन्स यहाँ पे अथेंटिकेशन की जाती है कि जिसके लिए यूज़र क्लेम कर रहा है कि मैं ये पर्सन हूँ, क्या ये वो ही पर्सन है, तो उसकी पहचान की जाती है, अथेंटिकेशन की जाती है। यहाँ पे क्या होगा, आपका डेटा कैप्चर किया जाएगा और आपके डेटा को डेटाबेस में सिर्फ आपके डेटा के साथ ही मैच किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 to मैनी कंपैरिजन के अंदर को हम आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है कि किसी पर्सन का हमें नहीं पता कि ये पर्सन कौन है, उसकी डिटेल्स को आइडेंटिफाई करना है कि ये पर्सन कौन है, कहाँ का रहने वाला है, क्या इसकी डिटेल्स है। तो उस केस में क्या होगा, आपके बायोमेट्रिक डाटा को कलेक्ट किया जाएगा और उसको पूरे डेटाबेस के साथ मैच किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा। आपका डेटा जिस भी बायोमेट्रिक डाटा के साथ मैच होगा वो वाली डिटेल्स आपकी सामने आ जाएंगी। मतलब ये समझा जाएगा कि आप ये वाले पर्सन हो जो आपकी, जिसके साथ आपकी बायोमेट्रिक डिटेल मैच हुई। तो इस केस में क्या होगा, ये जो केस है, क्योंकि पूरे डेटाबेस के साथ आपका डेटा मैच होना है, तो ये जो केस है ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक्यूरेट भी नहीं है। एक्यूरेट क्यों नहीं है या रिलायबल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आपका डेटा थोड़ा बहुत किसी दूसरे यूज़र के साथ मैच होता हो, तो हो सकता है आपकी डिटेल्स वो वाली दिखाए जो कि आप रियल में वो नहीं हो। तो जो 1 to मैनी कंपैरिजन में है वहाँ पे आपको इतना याद रखना है कि हमारे डाटा को डेटाबेस के अंदर सारे डाटा के साथ कंपेयर किया जाता है और जिसके साथ आपका डाटा मैच हो जाता है वही आपकी आइडेंटिटी मानी जाती है। और 1 to 1 कंपैरिजन में क्या होता है कि आपके डाटा को आपके डाटा के साथ ही मैच किया जाता है, ये देखने के लिए कि आप एक अथेंटिक पर्सन हो, आप एक ऑथराइज्ड पर्सन हो या नहीं हो। उसके बाद हम बात करते हैं बायोमेट्रिक स्टैंडर्ड की। बायोमेट्रिक स्टैंडर्ड जो है हमारा, वो बेसिकली क्या करता है, सभी बायोमेट्रिक वेंडर्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म, एक ग्लोबल एक्सेप्टेंस, डेटा की बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन सिस्टम को एक ग्लोबल एक्सेप्टेंस देने के लिए, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म, एक कॉमन प्लेटफॉर्म देने के लिए सभी बायोमेट्रिक मशीन्स को, सभी बायोमेट्रिक वेंडर्स को एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया जाता है और इस स्टैंडर्ड को प्रोवाइड करती है ISO। ISO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बाकी काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ को स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करती है। जैसे कि ISO जो है हमारी, वो बायोमेट्रिक के लिए जो स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है उसकी सीरीज़ स्टार्ट होती है ISO/IEC 19794। ये जो सीरीज़ है ये प्रोवाइड की जाती है बायोमेट्रिक मशीन्स को।
यहाँ पे जो IEC है उसका फुल फॉर्म है हमारा इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन। ये जो कमीशन है इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर। और ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकली जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक बायोमेट्रिक मशीन्स होती हैं उनको स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है, उनको पब्लिश करती है, राइट। उसके बाद साथ ही साथ एक तो हमने ये स्टैंडर्ड पढ़ा ISO/IEC, साथ ही ISO हमें एक और स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है बायोमेट्रिक मशीन्स को फिंगरप्रिंट के लिए, दैट इज़ ANSI 378। यहाँ पे अब हम कुछ स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका जो सीरीज़ है ISO/IEC 19794, ये सीरीज़ सभी में सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ पे हम फिंगरप्रिंट की बात कर रहे हैं, फिंगर रिकॉर्ड की, यहाँ पे भी हम फिंगर इमेज रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे फेस इमेज रिकॉर्ड है, नेक्स्ट हमारा है आइरिस इमेज रिकॉर्ड। तो फिंगर रिकॉर्ड के लिए भी हमारा जो सीरीज़ है वो क्या रहेगी, ISO/IEC, ये सब में सेम होगा हमारा 19794। सिर्फ चेंजेस कहाँ पे होंगे, ये चेंजेस होंगे हमारे, जैसे कि यहाँ पे क्या है 2:2005, यहाँ पे क्या होगा आपका 2:2011 फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड के लिए। उसके बाद 4:2005, यहाँ पे जो हमारा 4 है वो हम यूज़ करते हैं फिंगर इमेज रिकॉर्ड के लिए, और 5 जो है हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फेस इमेज डाटा के लिए, और 6 जो हमारा स्टैंडर्ड है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, आइरिस इमेज रिकॉर्ड के लिए। आपको ये स्टार्टिंग वाली सीरीज़ याद रखनी है। उसके बाद आपको ये याद रखना है फिंगरप्रिंट के लिए हमारा 2 है, फिंगर इमेज रिकॉर्ड के लिए हम 4 यूज़ करते हैं, फेस इमेज के लिए हम 5 रिकॉर्ड, और आइरिस इमेज के लिए हम 6 वाला स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। इसके बाद हम कुछ और स्टैंडर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको ऊपर बताया था कि ISO के द्वारा फिंगरप्रिंट के लिए ANSI 378 स्टैंडर्ड भी प्रोवाइड किया जाता है। तो हम इस स्टैंडर्ड के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ANSI 378 और WSQ वेवलेट स्केलर क्वांटाइजेशन, JPEG 2000 जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये तीनों जो स्टैंडर्ड हैं ये हम प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, फिंगरप्रिंट के लिए। उसके बाद अगर हम फेस के लिए बात करें तो फेस के लिए हमारा कौन सा स्टैंडर्ड होता है, JPEG 2000, और आइरिस के लिए भी हमारा JPEG 2000 हमारा स्टैंडर्ड हम यूज़ करते हैं आइरिस के लिए भी। फिर उसके बाद अगर आपकी इमेज को क्रॉप किया जाता है, क्रॉप्ड इमेज के लिए हम जो स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ K3, और क्रॉप्ड और मास्क्ड इमेज के लिए, इन दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं K7 स्टैंडर्ड। मीन्स अगर आपकी इमेज को क्रॉप भी किया गया है और इमेज मास्क्ड भी की गई है, मास्क्ड का मतलब ये है कि इमेज का बैकग्राउंड चेंज किया, जैसे इमेज में कोई बैकग्राउंड होता है, उस बैकग्राउंड को अगर चेंज किया गया है तो उसको हम बोलते हैं मास्क्ड इमेज। तो ये था आज के हमारा वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।